नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। तो हमने अपनी पिछली कक्षाओं में जहाँ तक पढ़ा है उसके आगे का जो हमारा टॉपिक है वो है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, यानी मापन में अनिश्चितता। तो हमने अपने पिछले क्लासेस में पढ़ा था कि वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, मास क्या होता है, वेट क्या होता है, और पढ़ा था टेम्परेचर क्या होता है। इन सभी के बारे में हमने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ी है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है मेजर अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, यानी मापन में अनिश्चितता। तो मापन में अनिश्चितता, ये अनिश्चितता जो मापन में होती है वो कहाँ से होती है, क्यों आती है मापन में अनिश्चितता। तो जनरली हम जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें हमने देखा है, यानी जो भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है उसमें देखा जाता है कि जो थ्योरेटिकल वैल्यू होती है, यानी जो बुक में साइंटिस्ट लोगों ने लिख दी है वो वैल्यू, और जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उस वैल्यू में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। चाहे साइंटिफिक वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी जो लिखा गया है थ्योरेटिकल वैल्यू वो ज़्यादा होगी, या फिर जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ये ज़्यादा होगी, या फिर एक्सपेरिमेंटल ज़्यादा ये नीचे रहेगी। तो इन दोनों में जो ये डिफरेंस होता है इसी को ही हम अनसर्टेनिटी बोलते हैं, यानी अनिश्चितता, मापन में अनिश्चितता। तो इस एरर को दूर करने के लिए, इस अनिश्चितता को एरर भी कह सकते हैं। तो इस एरर को दूर करने के लिए कुछ मेथड्स दिए गए हैं जिससे कि ये एरर दूर होता है, इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो जैसे कि हमारा पहला मेथड दिया गया है जिसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन में किसी डाटा को डिनोट करने के लिए या संकेतित करने के लिए हम मान लेते हैं कोई हमारे पास डाटा आया है, मान लीजिए ये डाटा हमारे रिजल्ट में आया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये डाटा आया, तो हमको इसको साइंटिफिक नोटेशन में डिनोट करना है जिससे कि पढ़ने में आसानी हो। इतना लंबा इतना बड़ा पढ़ने में दिक्कत होगी ना, तो पढ़ने में आसानी हो इसके लिए साइंटिफिक नोटेशन के रूप में इसको हम लिखते हैं 3.4256768 क्रॉस कितना 1 2 3, यानी 3 अंक इधर है ना, तो इसको 10 की पावर 3, ये इतना लिखते हैं हम साइंटिफिक नोटेशन के रूप में इस डाटा को। ठीक है, तो इसी तरह से सेम इसी तरह अगर कोई वैल्यू हमारी आई है, अगर जनरल डाटा आती है ठीक है जिसमें पॉइंट ना होता, लेकिन अगर पॉइंट आया तो इसको डिनोट करने के लिए इसका यूज करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में। और अगर ये पॉइंट्स इस तरह से आ जाए 0.00007543, मान लीजिए ये डाटा कोई आ जाता है, तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में किस तरीके से डिनोट करेंगे। इसके लिए हमको करना होता है, एक अंक बताया ना यहाँ पे दशमलव 7.543 इतना लिखेंगे। उसके बाद क्रॉस 10 की पावर कितना अंक उधर गए 1 2 3 4 5, यानी 10 की पावर -5, ये होता है इसका नोटेशन। देखिए इसका नोटेशन ये होगा 10 की पावर -5। देखिए 1 2 3 4 और 5, क्योंकि हम बाएं से 5 अंक दशमलव को हमने उधर किया है ना, तो 5 अंक पे ये निगेटिव के रूप में मिलेगा, क्योंकि बाएं से उधर जाएगा, बाएं से दाएं साइड की तरफ हम दशमलव को दाएं साइड ले गए हैं इसलिए माइनस, और यहाँ पे हम दशमलव को बाएं साइड लेके आए हैं इसलिए प्लस। देखिए यहाँ पे प्लस, यहाँ 3 अंक प्लस लाए, 1 2 3 अंक इधर लाए हैं, और यहाँ पे देखिए 5 अंक उधर ले गए 1 2 3 4 5। तो इस कारण से हम साइंटिफिक नोटेशन में इस डाटा को इसे लिखेंगे, और इस डाटा को लिखने के लिए हम इस तरह का यूज करेंगे। फिर हम देखते हैं साइंटिफिक नोट दो साइंटिफिक नोटेशंस दिए गए हों, उनके मल्टीपल कैसे होते हैं, उनका भाग कैसे, उनका डिवीजन किस तरह से होता है, उनका एडिशन अर्थात जोड़ कैसा होता है, उनका सब्ट्रैक्शन यानी घटाव कैसा होता है। तो हम देखते हैं कि वो कैसा होता है। मान लीजिए हमारे पास कोई दो वैल्यू दी गई हो, कोई दो साइंटिफिक नोटेशन दिए गए हो, हम मान लेते हैं हमारे पास है जो डाटा 4.5 क्रॉस 10 की पावर मान लीजिए दिया गया है 3। ठीक, ये डाटा एक दिया गया है, और दूसरा डाटा हमारे पास जो दिया गया है उसको हम बोल देते हैं, मान लीजिए दिया गया 1.5 क्रॉस 10 की पावर 4। ठीक है, मान लीजिए ये डाटा हमारे पास दिया गया है, तो हमको इसका पहले मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक, पहले में इसका मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 4.5 क्रॉस 10 की पावर 3, फिर क्रॉस इसको मान लीजिए इसे करते हैं 1.5 क्रॉस 10 की पावर 4, ये मल्टीप्लिकेशन बोल सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन क्योंकि हो सकता है कोई डाटा, दो डाटा हमें एक्सपेरिमेंट में निकालना हो, उसके बाद उनका मल्टीप्लिकेशन करना हो, तो इसीलिए मल्टीप्लिकेशन आना भी जरूरी है।
इसलिए पढ़िए अच्छे से। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको और इसको एक साथ, इसको एक साथ, तो यहाँ क्या होगा 4.5 क्रॉस 1.5, इसको एक साथ कर लेंगे, फिर गुणा इसको एक साथ करेंगे 10³ क्रॉस 10⁴, ये एक साथ, फिर इसका हम गुणा करेंगे, कितना आएगा देखिए 15 × 5 = 75, तो 75 को 5 हासिल 7 हुआ, कैरी 7 हुआ, तो 15 चौके 60 और 60 और 7 67। तो हमको दशमलव कितने अंकों पे लगाना है, एक अंक यहाँ है, एक अंक यहाँ, यानी कि 2 अंक पे दशमलव लगेगा, 2 अंक। फिर यहाँ पे हमने गुणा किया, और यहाँ पे हम बहुत पहले से जानते हैं कि जब किसी पावर्स 10 की पावर्स का गुणा होता है, ऐसी संख्याओं का गुणा होता है जिसमें आधार समान और पावर्स का पावर हो, पावर डिफरेंट और आधार समान हो, उनका गुणा होता है, तो जो घातें होती हैं, जो पावर्स होती हैं वो जुड़ जाती है, जैसे 10³ 3 + 4, ठीक, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 6.75 क्रॉस 10⁷, ये हो गया इनका मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का। ये जो दो डाटाज दिए गए हैं, ये जो दो साइंटिफिक नोटेशंस हैं, ये और ये, इनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमको ये मिलेगा, ठीक। तो इस तरह से कोई भी साइंटिफिक नोटेशन दी गई होगी, उसका मल्टीप्लिकेशन हम इसी तरह से करेंगे। तो अब हम देखते हैं इन्हीं संख्याओं का हम डिवीजन देख लेते हैं कि इनका डिवीजन हम किस प्रकार से करते हैं। तो देखते हैं हम इनका डिवीजन किस प्रकार से करते हैं। डिवीजन किस तरह से, तो हमने इसको लिखा 4.5 क्रॉस 10⁵। डिवीजन के लिए नीचे लिखेंगे ना, डिवीजन का नाम को 1.5 क्रॉस 10⁴। इनका डिवीजन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए हम इसको ये भी जानते हैं कि अगर किसी पावर से सेम आधार का कोई पावर दिया गया हो, जैसे 10⁻³ है और 10⁻⁴, तो इनमें भाग देते समय ये संख्या जो ये पावर होती है, ये ऊपर जाने के बाद निगेटिव हो जाती है। जैसे यहाँ पे होगा 4.5/1.5, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लगा के हम इसको लिखेंगे 10⁻³ और ये जब ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन के रूप में यहाँ पे 10⁻⁻4 होगा ना, क्योंकि ये ऊपर गया तो पावर में माइनस लग गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा, इसको यहाँ से भाग देंगे, कितना आएगा ये, मान लीजिए हमने दशमलव काट दिया, क्योंकि एक ही अंक पे है, इसलिए हमने दशमलव काटा। फिर 15×3 = 45 ना, 3 क्रॉस यहाँ पे 10⁻³ - 4, ये होगा ना। देखिए ये 10⁻⁻4 और ये 10⁻3, तो इसको करने के लिए हम देखते हैं कि ये 3 - 4, तो इसमें से घटेगा, कितना आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा 3 क्रॉस 10⁻⁻1, ये आएगा ना। हम इसको इस तरह से हैं, ठीक, या तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 3/10 लिखे ना, क्योंकि ऊपर माइनस है, नीचे आ गया प्लस होगा, तो प्लस को हम चाहे +1 को लिखें या ना लिखें, बात तो सेम है ना, उसमें कोई परेशानी तो है नहीं, हम चाहे लिखें ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.3, क्योंकि एक अंक पे नीचे दशमलव है ना, यहाँ से भी हम लिख सकते थे। इसके थ्रू जो हमने बताया था अभी साइंटिफिक नोटेशन की, किसी डाटा को हम साइंटिफिक नोटेशन के रूप में किस प्रकार व्यक्त करते हैं, उसमें हमने बताया था। तो ये इस तरह से हमने इसका डिवीजन देखा। इसका डिवीजन ये है, इस तरह से हम किसी दो साइंटिफिक नोटेशन को डिवाइड करेंगे, ठीक है। और अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन के रूप में रखना होगा तो इसी तरह से डिनोट करेंगे, ठीक। साइंटिफिक नोटेशन के रूप में अगर पूछा तो इस तरह से हम डिनोट करेंगे। फिर हम इसका जो जोड़ना होता है, इसका घटाना होता है, यानी एडिशन और सब्सट्रैक्शन, इसको भी देख लेते हैं। तो हमने दो साइंटिफिक नोटेशंस का गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन यानी कि भाग देख लिया। तो अब हम देखते हैं किन्हीं दो साइंटिफिक नोटेशंस का जो एडिशन होता है यानी जोड़ जो होता है, उनको किन्हीं दो साइंटिफिक नोटेशन को हमको जब जोड़ना होगा तो हम क्या करेंगे। तो ये मान लीजिए ये दो साइंटिफिक नोटेशन है, एक ये, तो इनको हमको जोड़ना है आपस में। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो इस संख्या को, इन दोनों में जो ये दिया गया है 10 की घात, इस घात को हम बराबर करेंगे, चाहे इसमें हम एक घात कम करें या इसमें एक घात बढ़ाएं, ठीक, दोनों तरीकों से। तो हम इसमें एक घात कम रखेंगे, इसको 10 की घात 3 में करेंगे, या फिर इसको हम 10 की घात 4 में करें। तो हम इसको चेंज करते हैं, इसको भी चेंज कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हम इसी को चेंज करें, दोनों में से हम किसी को भी चेंज करेंगे। बस हमको ध्यान ये देना है कि ये जो 10 की घात है ये घात बराबर हो, यहाँ भी और यहाँ भी। जब तक ये दोनों घातें बराबर नहीं होंगी तब तक हम इनका जोड़ना घटाना नहीं कर सकते हैं। गुणा भाग में चल गया, घातें चाहे जो हों,
लेकिन जोड़ने में और घटाने में इनकी घातें सेम होनी चाहिए। तो मान लीजिए हम इसका यूज करते हैं, तो इसकी घात को हम बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 10 की घात 3 है तो 10 की घात 4 करने के लिए क्या करना होगा, इसको हम दशमलव को इधर लाते हैं, यहाँ पे 0.7, 9 और 5 क्रॉस 10 की पावर 4 इसको लिखें ना, देखिए ठीक है। अब ये 10 की घात 4 ये और 10 की घात 4 ये दोनों बराबर हुए ना। अब इनके बराबर होने से अब हम इनको जोड़ सकते हैं और घटा भी सकते हैं इनको। तो देखते हैं इनको जोड़ना कैसे है। तो हमने लिखा 8.65 क्रॉस 10 की पावर 4 प्लस 0.795 क्रॉस 10 की पावर 4। इसको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, ये इसीलिए घात को बराबर कराया गया था 10 की घात को, ताकि हम इसको इनसे बाहर यानी कॉमन ले सकें। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8.65 प्लस 0.795, इसको ब्रैकेट में करेंगे, फिर गुणे 10 की घात 4, क्योंकि कॉमन हो गए थे दोनों वैल्यूज, इसलिए इनको हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, फिर इसको हम यहाँ पे जोड़ देंगे। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये तो 5 रहेगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट इन थी। फिर यहाँ पे 9 और 5 यानी 9 5 14 के 4 हो गया, कितना कैरी हुआ 1, 7 1 8 और 8 और 6 14 यानी कि 4, यहाँ पे कैरी कितना 1, फिर यहाँ पे कोई नहीं लेकिन यहाँ पे 8 यानी कि 9, 9.445 क्रॉस 10 की पावर 4। ये हमारी वैल्यू हुई इसके एडिशन की। इन दोनों को हमने जब ऐड किया तो हमारी वैल्यू ये आई। ठीक है, तो इसी तरह से समझ में, एक बार फिर से देख लीजिए, ना समझ में हो सकता है तो हमें अगर मान लीजिए ये दो वैल्यूज दी गई हैं, ये और ये दो साइंटिफिक नोटेशन हमको दी गए हैं, तो हमको इनको जोड़ना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इनकी ये घात देखेंगे, जो 10 की पावर में जो घात होगी यहाँ भी और यहाँ भी देखेंगे। हमको इनको पहले समान करना है, जब तक ये समान नहीं होगी तब तक ना तो हम इनको जोड़ सकते हैं और ना इनको हम घटा सकते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे इसकी पावर को 1 बढ़ाया, तो इसकी पावर 1 बढ़ाने के लिए दशमलव को बाएं साइड किया, बाएं साइड दशमलव है जिससे 1 पावर बढ़ गई। फिर हमने इसको इस तरह से लिखा ये लिखा प्लस करके जोड़ा, तो ये दोनों कॉमन होने की वजह से यहाँ से कॉमन हो गए। ठीक है, कॉमन होने पे इनको हमने जोड़ा, फिर ये लिखा। ठीक, तो इस तरह से हमने इन दो संख्याओं को जोड़ दिया है, दो साइंटिफिक नोटेशंस को जोड़ दिया है। तो हमने इसका एडिशन देखा, तो हम किन्हीं दो साइंटिफिक नोटेशंस का सब्सट्रैक्शन भी देख लेते हैं। तो मान लीजिए ये दो संख्याएं यानी ये दो वैल्यूज हमको दी गई हैं। एक वैल्यू है 2.3 क्रॉस 10 की पावर -3 और एक है 4.8 क्रॉस 10 की पावर -4। इस वैल्यू को हमको घटाना है। तो इस वैल्यू में से इस वैल्यू को घटाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हमने एडिशन करते वक्त ही बताया था, यानी जोड़ते वक्त हमने बताया था कि हम 10 की घात को बराबर करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे 10 की घात -3 दी गई है, यहाँ पे 10 की घात -4, तो हम किसी का भी बराबर कर सकते हैं। इसको भी 10 की घात -4 में कर सकते हैं, इसको भी 10 की घात -3 में कर सकते हैं। तो हम देखते हैं हम इसको करेंगे। ठीक है, 10 की घात -4 को हम 10 की घात -3 में बदलेंगे। क्या करेंगे, -4 यहाँ से घटाने के लिए दशमलव को 1 अंक इधर करना पड़ेगा ना, तो हम इसको लिखेंगे 0.48 और क्रॉस 10 की पावर -3। ठीक, अब देखिए ये बराबर हुआ ना, ये वैल्यू इसके बराबर हुई। तो हम घटाते हैं कैसे, देखिए तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2.3 क्रॉस 10 की पावर -3 माइनस, हमको घटाना है ना, माइनस, इसको ऐसे करेंगे माइनस 0.48 क्रॉस 10 की पावर -3। यहाँ पे हमने इसको किया, फिर हमने दिख रहा है ये और ये दोनों कॉमन है ना, तो इसको कॉमन करेंगे हम। उसके लिए हम यहाँ पे बचा 2.3 माइनस 0.48, ये बचा है ना, इसको हमने यहाँ किया और इसको बाहर किया 10 की पावर -3। ठीक, ये इतना समझ में आया सबको, समझ में तो आया होगा, उम्मीद है समझ गए होंगे आप कि ये किस तरह से हुआ। तो हम इसको घटा लेते हैं, तो देखते कितना आएगा। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ से 1 हासिल जाएगा, तो ये कितना होगा 10, 10 में से 8 जाएगा कितना 2 होगा। घटाना तो सबको आता है भाई, आप कक्षा 11 में है, ऊंची क्लास है, इंटरमीडिएट, तो यहाँ पे तो घटाना उठाना तो आता ही होगा, मामूली सी बात है। 2 यहाँ पे 2 बचा, यानी यहाँ से उधार जाएगा तो 12 में से 4 जाएगा कितना 8,
फिर यहाँ पे बचा है 1, 1.82 क्रॉस 10⁻³ ठीक है। तो ये वैल्यू आएगी हमारी। इन दो संख्याओं को घटाने के बाद हमारी जो वैल्यू आई वो ये है 1.82 क्रॉस 10⁻³ ये हमारा था सब्सट्रैक्शन। ये साइंटिफिक नोटेशन का, किन्हीं दो साइंटिफिक नोटेशन का ये हमारा सब्सट्रैक्शन था। तो हमने साइंटिफिक नोटेशन के, कोई भी साइंटिफिक नोटेशन हो तो हमने उसका गुणा करना, उसका भाग करना, या उनका जोड़ करना, उनका घटाना, हमने चारों चीजें देख ली हैं। तो अब हम देखते हैं जो हमारा जो दूसरा टॉपिक है उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि महत्वपूर्ण मान। ठीक, बोल सकते हैं महत्वपूर्ण मान या सार्थक मान बोल सकते हैं। तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो हमने अभी तक देख लिया अपना पीछे का जो साइंटिफिक नोटेशन था। तो अब हम देखते हैं कि ये सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं। कोई भी वैल्यू दी गई हो, कोई भी रिजल्ट आया हो अगर ढेर सारे अंकों में, तो उसमें हमें पता ये होना चाहिए कि कितने उन वैल्यूज में से कितने अंकों का महत्व है, कि कौन से अंक उनमें से महत्व रखते हैं, कौन से महत्व नहीं रखते हैं। उसी का नाम यहाँ पे दिया गया है सिग्निफिकेंट फिगर, यानी महत्वपूर्ण अंक। कौन कौन से अंक महत्वपूर्ण है? तो जैसे मान लीजिए हमारा कोई रिजल्ट आया, कोई एक्सपेरिमेंट हुआ, उसमें हमें जो रिजल्ट मिला, मान लीजिए मिला 82.750। ठीक, मान लीजिए किसी ने इतना लिख के हमको दिया कि हाँ रिजल्ट इतना आया है। तो भाई हम मानते हैं कि हाँ रिजल्ट इतना आया, लेकिन बात होगी कि क्या जरूरी है कि हम इन 5 के 5 अंकों को लिखें? नहीं ना, जरूरी तो नहीं कि हम 5 के 5 अंकों को लिखें। अगर हमें इनसे कम अंकों को लिखने से भी समझ में आ जाता है कि हाँ वैल्यू कितनी होगी, तो गड़बड़ तो है नहीं। तो इसमें जो सार्थक अंक होंगे इसको लिखेंगे हम ऐसे 82.75, क्योंकि इस जीरो का कोई भी महत्व नहीं, क्योंकि ये सभी अंकों के दाईं ओर लगा हुआ है। ठीक है, और हमारा ये सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 2 और 2 4, यानी कि कुल सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 4। ठीक, और इसी तरह से अगर कोई संख्या इस तरह से दी गई हो, मान लीजिए 800, कोई भी मान लीजिए 65 0 इतना दिया गया हो, अगर इतनी संख्या दी गई हो तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या कितनी? देखिए यहाँ पे तो 4 हुआ, इस जीरो का कोई महत्व नहीं। लेकिन यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या होगी इसका तो कोई महत्व नहीं, कोई बात नहीं। फिर इसका तो महत्व होगा, क्योंकि ये दशमलव के बाद लगी हुई है। अगर इसको हम नहीं लिखेंगे, गिनेंगे कि ये इसका महत्व है, तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी कुछ, इस संख्या के मुकाबले जो नई संख्या बनेगी वो बड़ी हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो 3 होंगे। इसको हम इस तरह से दर्शा सकते हैं 5, यानी कुल कितने? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, ये हमारे इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें हमने देखा 3 सिग्निफिकेंट फिगर। हम और भी अंकों को देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास हो, मान लीजिए ये दिया गया 05.2030। तो इसमें हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? इसमें देखा जाए तो इस जीरो का क्या कोई महत्व है? नहीं ना, इसका कोई महत्व नहीं, क्योंकि किसी भी संख्या के बाईं और कोई भी संख्या लगाए, अगर बाईं और जीरो हम लगाते हैं, बाईं और जीरो लगाते हैं, बताया ना कि अगर मान लीजिए ये सिर्फ इतना ही दिया गया है 9, इसके इतनी इस साइड हम चाहे जितना भी जीरो लगाते जाएं, इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा ना, कोई भी परिवर्तन इसके मान में नहीं होगा। लेकिन अगर इधर से हटा के हम इसको इधर लगा दें तो ये क्रमशः बढ़ता हो जाएगा। पहले 9 था, 9 से 90 हुआ, 90 से 900 हुआ, तो वैल्यू है ना, मतलब कि यहाँ पे इन तीनों का महत्व है। ठीक, इन तीनों का महत्व यहाँ पे देखिए, जैसे ये दिया गया हो, तो अगर हम इसको मिटा भी देते हैं कि मान लीजिए इसको लिखेंगे, इसमें कितने महत्वपूर्ण अंक हैं देखेंगे कितने हैं। इसको हम लिखते हैं 5.203, यानी कुल कितने? 3 और 1 4। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 4। इस जीरो का कोई महत्व नहीं, क्योंकि दशमलव के बाद हम दाएं साइड में कुछ लगाएं तो उसका कोई महत्व नहीं। इसका कोई महत्व नहीं, क्योंकि ये बाईं साइड में लगा हुआ है। इसलिए इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो होंगे 4। ठीक, तो ये हमारा रहा सिग्निफिकेंट फिगर। फिर हम देखते हैं कि हम किसी सिग्निफिकेंट फिगर जो हो उनको गुणा या जोड़ना, मान लीजिए हमें कोई दो सिग्निफिकेंट फिगर, कोई दो वैल्यू दी गई हो, तो उनका गुणा कैसे करना है देखते हैं उनका। तो हम देखते हैं कि हमें किसी संख्या का गुणा, कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू दी गई हो तो उसमें गुणा कैसे हम करते हैं। एक चीज और देख लीजिए,
अगर मान लीजिए ये लिखा हो 1.02 क्रॉस 10 की पावर मान लेते हैं 3 दिया गया हो, तो इसकी जो सिग्निफिकेंट वैल्यू होगी, मतलब कि इसके जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे कितने होंगे ये हमको पता होना चाहिए। तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए हमें मान लीजिए हम इसका गुणा करके देख लें, तो 3 माने कि 1 2 और 1, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर 4। इन चारों का महत्व क्योंकि ये 0 दशमलव के बाद नहीं है, यहाँ पे देखो तो 3 का महत्व था, लेकिन यहाँ से 1 0 क्योंकि जब 10 के घात 3 का गुणा होगा मतलब कि इतना हो जाएगा, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 4। और अगर यहीं पे इसको 2 कर दें 2, तब सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे। इस अवस्था में सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 3 होंगे, ये गुणा हम करेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर 3 आएंगे। ठीक है, ये है सिग्निफिकेंट फिगर। अब हम इसका गुणा देखते हैं कि कोई दो सिग्निफिकेंट फिगर्स दिए गए हो तो उनका गुणा हम कैसे करते हैं। तो मान लीजिए ये दिया गया हो, मान लीजिए दिया गया हो 2.5, ठीक, गुणे यहाँ पे दिया गया हो 1.23, मान लीजिए इतना दिया गया हो, तो हम इसका गुणा करके सिग्निफिकेंट फिगर के थ्रू इसको लिखेंगे कितना। ठीक है, तो इसको देखते हैं, इसका गुणा होगा, इससे मान लीजिए गुणा करते हैं तो कितना करेंगे हम 25 तिहाई 75 के 5 हासिल 7, 25 दूना 50, 50 और 7 57 हासिल 5, तो 25 सेकंड 25 5 30 ये होगा। तो इसमें हम कितने अंकों पे दशमलव लगाएंगे, 2 और 1 3, यानी कि 3 अंक पे यहाँ पे दशमलव लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, यही ना 3 और 1 4, क्योंकि सभी अपना महत्व रखते हैं। अगर इनमें से कोई भी संख्या हम हटा दें तो इसकी वैल्यू में चेंजिंग आ जाएगी, आएगी ना, तो इसलिए यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 4। ठीक, फिर हम देखते हैं, ये हो गया हमारा सिग्निफिकेंट फिगर। अब हम देखते हैं कि क्या हमको आगे कौन सा टॉपिक पढ़ना है। हम इस सिग्निफिकेंट फिगर को सार्थक मान भी बोल सकते हैं। जैसे ये संख्या दी गई हो तो इसको अगर हम सार्थक रूप में लिखें तो इसको कितना लिख सकते हैं, 3 दशमलव। हम जानते हैं कि अगर दशमलव के बाद कोई संख्या है और उस संख्या के बाद का अंक 5 है या 5 से अधिक है, तो हम उस संख्या के पहले माने 5 के, अगर जो संख्या 5 या 5 से अधिक है उसके पहले जो संख्या होगी उसमें हम 1 की वृद्धि करते हैं ना। जैसे यहाँ पे ये है 0, तो 0 के स्थान पे हम 1 लिख सकते हैं ना, 1 यानी कि 3.1, तो ये होगा। और हम इसको क्यों रख रहे हैं, यहाँ से देखिए एक ही अंक पे है, इसलिए यहाँ पे हमने एक इसको सार्थक रूप में लिखा है, सार्थक वैल्यू, तो 1 लिख देते हैं। और ये भी हम जानते हैं कि जो अनसर्टेनिटी होती है किसी भी रिजल्ट में वो हमेशा +-1 होती है, मतलब कि जो अनिश्चितता किसी रिजल्ट में आती है वो +-1 की, इससे ज्यादा की अनिश्चितता नहीं आएगी। ठीक है, ये हुआ हमारा सिग्निफिकेंट फिगर यानी कि सार्थक मान। किसी भी संख्या का हम कोई भी संख्या जैसे मान लीजिए दिया गया हो 7.238, मान लीजिए ये दिया गया, तो हमको अगर इसका सार्थक मान लिखना है, सार्थक मान अगर हमको लिखना है तो बताया ना कि अगर किसी संख्या के पीछे की संख्या मतलब कि दाएं साइड की संख्या दशमलव के बाद 5 से बड़ी हो, 5 से बड़ी होने पे उस संख्या के पहले, मतलब कि जैसे यहाँ पे 7.2 और ये संख्या 8 देख रहे हैं ना, ये 5 से बड़ी है, तो इसमें हम 1 जोड़ देंगे, मतलब कि इस संख्या को हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। और अगर ये 5 से कम हो, मान लीजिए ये दिया गया हो 7.234, तो हम कोई भी नहीं बनाएंगे, हम इसको इतना ही लिख सकते हैं 7.2, इतना ही लिख सकते हैं, यहाँ पे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये इतना ही था। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है डायमेंशनल एनालिसिस। तो बात आती है कि हम डायमेंशनल एनालिसिस करते क्यों हैं। डायमेंशनल एनालिसिस माने विमा का विश्लेषण। विमा यानी कि हम विमा को एक तरीके से मात्रक के रूप में देख सकते हैं, मात्रक यानी कि यूनिट। तो हम यूनिट का विश्लेषण करते क्यों हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कहीं कहीं पे जहाँ पे हमें किसी पदार्थ की कम मात्रा का यूज करना हुआ वहाँ पे हम छोटे मात्रक का यूज करते हैं, यानी कि छोटी यूनिट का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा किलोग्राम मान समझ सकते हैं ना, किलोग्राम। तो अगर हमें ये किलोग्राम से कम लेना हुआ तो हम ग्राम का यूज करते हैं ना, ग्राम का। और मान लीजिए लीटर है, मतलब कोई चीज, मान लीजिए कोई द्रव है, उसको हम लीटर में नापते हैं, लेकिन जब हमको लीटर से कम की आवश्यकता होती है तो हम मिलीलीटर में नापते हैं, मान मतलब कि ml। तो वही है कि डायमेंशनल एनालिसिस हम मात्रक का विश्लेषण इसलिए करते हैं क्योंकि हमको जब कोई क्वेश्चन लगाना होता है तो उसमें जनरली हम देखते हैं कि
कोई वैल्यू दी होती है वो किसी दूसरे मात्रक में दी होती है, जो आंसर लाना होता है वो दूसरे मात्रक में, या जो वैल्यू आती है आंसर के रूप में वो दूसरे मात्रक में आती है। तो ऐसा ये क्वेश्चन लेके हम इसको क्वेश्चन से ही समझेंगे, वैसे नहीं समझ आएगा, क्वेश्चन से समझेंगे क्या पूछ रहा है। जैसे यहाँ पे दिया गया और ये यूनिट फैक्टर मेथड, यानी कि यूनिट बनाएंगे। अभी हम दिखाते हैं आपको इस सवाल के द्वारा कि हमको क्या बनाना है। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, ए पीस ऑफ मेटल इज 9 इंच, व्हाट इज द लेंथ इन सेंटीमीटर। देखा ना, हमने बताया कि मात्रक, यानी कि मात्रक यहाँ पे इंच दिया गया है ना, कि ये जो मेटल का पीस है, मेटल का टुकड़ा है, उसकी लंबाई 9 इंच है। यहाँ पे पूछा क्या गया, व्हाट इज द लेंथ इन सेंटीमीटर। इंच दे के उसने सेंटीमीटर में लंबाई पूछी है, तो हम इसको लगाएंगे कैसे। तो हम यूनिट फैक्टर मेथड से लगाएंगे। हम समझाते हैं आपको कैसे यूनिट फैक्टर मेथड। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि 1 इंच बराबर कितना सेंटीमीटर होता है। तो लिखते हैं हम पहले, मान लीजिए सिंस, यानी कि सिंस 1 इंच बराबर, 1 इंच बराबर कितना होता है, 2.54 सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर। ये सब जानते हैं ना कि 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। तो हम पहले यूनिट बनाएंगे। यहाँ पे इसलिए लिखा गया है यूनिट फैक्टर मेथड। हम यूनिट बनाएंगे, तो यूनिट बनाने के हमको क्या करना होगा, इसके नीचे इसको लिखें, ठीक है, मतलब कि 1 के बटे इतना करें और इतने के बटे इतना करें, दोनों के बराबर 1 आएगा। देखिए जैसे हम करते हैं इसके बटे 1 इंच बटे 2.54 सेंटीमीटर, ठीक। इसको यहाँ पे किया तो यहाँ पे वही बचा कितना, यहाँ से नीचे गया है तो यहाँ पे 1 बचा ना, 1, ठीक है। अभी इस 1 को मान लीजिए यहाँ पे रखते हैं, ये इधर हुआ, इसको इधर करने पे हमको इतना मिला। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। फिर दूसरा समीकरण में हम देखते हैं, इसको उधर करते हैं, ओके। तो यहाँ कितना बचा है, 1 बराबर, ये था 2.54 सेंटीमीटर बटे में इसको हम नीचे ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इंच, 1 इंच हुआ ना ये। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इन दोनों समीकरणों से क्या हम इतना नहीं लिख सकते, इन दोनों समीकरणों को हम बराबर नहीं लिख सकते। देखिए 1 1 बराबर है ना, एक पक्ष बराबर है, तो इसको हम बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, हाँ यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 इंच बटे 2.54 सेंटीमीटर, ठीक, बराबर 1, फिर बराबर, देखिए ये हिस्सा हमने वहां लिखा, फिर 1 के बराबर में इसको लिखते हैं वहां पे। देखिए ये क्या होगा, 2.54 सेंटीमीटर अपॉन 1 इंच। तो हमने इतना देख लिया कि इतना हो गया, ठीक। तो हमको क्या पूछ रहा है 9 इंचेस दी गई हैं, इसको हमको सेंटीमीटर में निकालना है, ठीक। तो हम ध्यान देंगे कि हमने देखा यहाँ पे 1 इंच बराबर इतना होता है, तो हमको 9 इंच के बारे में पता करना है। तो 1 इंच, हाँ 1 इंच बराबर दिया गया है, फिर से इसको देखते हुए दिया गया है 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। तो इसको लगाएंगे यूनिट, हमने यूनिट इसी को बोलते हैं यूनिट फैक्टर। ये यूनिट फैक्टर है ना, अर्थात कि यूनिट गुणांक, एक यूनिट अर्थात 1 का गुणांक, यूनिट गुणांक है ना, ये हुआ। तो हमको बदलना है 9 इंच है, 9 इंच दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम 9 से गुणा कर सकते हैं, 9 से गुणा करेंगे तो ये 9 इंच बन जाएगा, इसमें भी 9 से गुणा हो जाएगा, ठीक। तो ये भी अगर हम इसमें 9 से गुणा करें तो इसमें भी 9 से गुणा करेंगे तब इतना आएगा। या तो हम सीधे लिख देते हैं क्या पूछा गया है, इसलिए 9 इंचेस बराबर कर सकते हैं ना, 9 इंचेस बराबर 2.54 क्रॉस 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको हम गुणा करके सीधे लिख दें, 9 चौके 36, 6 कितना हासिल हुआ 3, 9 पचे 45 और 3 48, हासिल कितना हुआ 4, फिर 9 दूना 18, 18 और 4 22, फिर इतना आया। हमको दशमलव कितने पे लगाना, 1 2 अंकों पे हमने दशमलव लगाया। ये हमारा हो गया सेंटीमीटर में, क्या है 9 इंचेस बराबर इतना सेंटीमीटर,
ये हमारा सवाल हुआ, ये हमारा आंसर है। ठीक है, यूनिट फैक्टर मेथड से, ये यूनिट फैक्टर मेथड से हमारा आंसर रहा। हम इसको एक तरीके से और लगा सकते हैं, देखिए जैसे और इसको कट कर दें तो जैसे यहाँ पे 9 इंच दिया गया है, 9 इंच, तो इसको हम लिख सकते हैं 9 इंच बराबर, 9 इंच दिया गया है तो लिख सकते हैं 9 इंच। फिर यूनिट फैक्टर का यूज करेंगे, इस यूनिट फैक्टर का ऐसा यूज करेंगे कि इंच जो है हमारा, इंच ये कैंसिल हो जाते, इसके लिए क्या करेंगे, इंच वाले को नीचे। ठीक, तो यहाँ पे क्या गुड़े में 2.54 सेंटीमीटर और बॉटम, तो इसके बाद 2.54 सेंटीमीटर और नीचे हो जाएगा 1 इंच। ठीक, तो यहाँ पे इंच से इंच कट जाएगा, बचेगा कितना, एक का कोई वैल्यू नहीं, इसीलिए इसको यूनिट फैक्टर बोलते हैं। हमने इसमें तो सीधे गुणा कर दिया था, सेम वही, लेकिन यहाँ पे यूनिट फैक्टर, इसको यूनिट फैक्टर यहाँ पे बनाया गया है ना, इसको यूनिट फैक्टर बना के हमने क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूनिट फैक्टर, इसको यूनिट फैक्टर बोलते हैं। तो यूनिट फैक्टर बना के हमने इसको यहाँ पे गुणा किया, तो फिर से गुणा करने पे आ जाएगा वही, ये लिख देते हैं 9 गुणे 2.54 सेंटीमीटर, यानी कि फिर से यही वैल्यू 22.86 सेंटीमीटर, यही आया ना ये। तो ये हो गया 9 इंच की वैल्यू इतनी होगी। तो ये देखा ना, इसीलिए हम डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं ताकि एक मात्रक को हम दूसरे मात्रक में चेंज कर सके, मतलब कि एक स्केल जो एक स्केल में मात्रक दिया गया है उसको दूसरे स्केल के मात्रक में बदल सके, इसीलिए हम डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं। तो इसी तरह से हम और भी चीजों को बदल सकते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन मान लीजिए किसी का आयतन लीटर में दिया गया हो, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई किसी बर्तन, मान लीजिए कोई किसी बर्तन का आयतन 9 लीटर मान लेते हैं, 8 लीटर मान लेते हैं, कुछ मान ले 12 लीटर है, तो अगर 12 लीटर है तो हमसे पूछे कि अगर उसका आयतन 12 लीटर है तो उसका आयतन बताइए आप मिलीलीटर में। ठीक, तो उसको लिए हम भी इसी का यूज करेंगे, बस यहाँ पे लीटर लिखा होगा, यहाँ पे मिलीलीटर लिखा होगा, फिर उसी से हम लगा लेंगे। ठीक है, और हम जानते हैं 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, उसी से हम इसको लगाएंगे। फिर ये हमारा ये टॉपिक था, जो ये हमने अपने एक्सपेरिमेंटल तरीके से देखा कि एक्सपेरिमेंट करते समय हमको कौन कौन सी त्रुटि होती है, उसको सही किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम अगला वीडियो जो अपना लेके आएंगे उसको देखना ना भूलिएगा, क्योंकि वो केमिस्ट्री में बहुत महत्वपूर्ण, बहुत मायने है उसके, क्योंकि वो टॉपिक होगा हमारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी कि रासायनिक संयोग के नियम। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, बस धन्यवाद।